साथियों नमस्कार। मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस स्टडी चैनल हिट यूपीपीएससी में। तो सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और साथ ही साथ आप अपने लक्ष्य को भी देख रहे होंगे और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे ताकि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा है व्हाट इज़ सप्लाई अर्थात पूर्ति क्या है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको मांग के बारे में पढ़ा दिया था, फिर हम लोग उसको मांग वक्र के द्वारा देखे थे और भी उसमें कई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपको बताया था। और अब उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पूर्ति के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ यह वीडियो जब ख़त्म हो जाएगी अर्थात जब समाप्त हो जाएगी ये वीडियो, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाएंगे वो मैं पहले ही डिस्कस कर देता हूँ। उस अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विक्रेताधिकार बाज़ार अर्थात सेलर्स मार्केट क्या होता है, क्रेताधिकार बाज़ार अर्थात बायर्स मार्केट क्या होता है, मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन क्या होता है। तो मैं आपको फिर से बता दूँ, हम लोग अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। यूपीपीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। यहाँ से आपको परीक्षा में ढेर सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ये पक्की तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। जैसा कि आप जान रहे हैं, देश में कोरोना महामारी बहुत ही चरम सीमा पर है, तो आप अपना ध्यान भी रखेंगे और बच करके भी रहेंगे, आपसे ये उम्मीद की जाती है। तो आइए अब इसको समझते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं ये देख रहा हूँ कि वीडियो आप लोग कम से कम शेयर कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो आपको दूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप अपडेट रहें, आपका वो वीडियो ना छूटे। तो आइए अब इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, लिखा है व्हाट इज़ सप्लाई अर्थात पूर्ति क्या है। व्हाट इज़ सप्लाई अर्थात पूर्ति क्या है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है समय और कीमत, लिखा हुआ है समय और कीमत। पूर्ति भी दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक समय पर और एक कीमत पर। हम आपको बता दें, अलग अलग समय में वस्तु तथा सेवा की कीमत बढ़ती भी है और घटती भी है, ठीक है। तो पूर्ति जो होता है वह दो चीज़ों पर या दो कारकों पर, समय पर और कीमत पर निर्भर करता है, ठीक है। अब पूर्ति की परिभाषा देखते हैं कि पूर्ति की परिभाषा क्या होती है। पूर्ति की परिभाषा में देखिए लिखा हुआ है एक निश्चित समय बिंदु तथा एक निश्चित कीमत पर बाजार में उत्पादक द्वारा, एक निश्चित समय बिंदु, यहाँ पर लिखा हुआ है एक निश्चित समय बिंदु तथा एक निश्चित कीमत पर बाजार में उत्पादक द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्ध कराई गई मात्रा को, वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्ध कराई गई मात्रा को पूर्ति अर्थात सप्लाई कहते हैं। पूर्ति अर्थात सप्लाई कहते हैं। फिर से एक बार आपको समझा दें, एक निश्चित समय बिंदु पर तथा एक निश्चित कीमत पर, है ना, एक निश्चित समय बिंदु पर यानी एक फिक्स टाइम पर एक निश्चित कीमत पर बाजार में उत्पादक द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्ध कराई गई मात्रा को पूर्ति कहते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्ध कराई गई मात्रा को पूर्ति कहते हैं, ठीक है। अब पूर्ति का नियम देखते हैं। लिखा है थ्योरी ऑफ सप्लाई अर्थात पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, जब वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो पूर्ति भी बढ़ती है। जब जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार से उसी क्रम से वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि होती है। और जैसे ही वस्तु की कीमत गिरने लगती है तो पूर्ति भी गिरने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं किसान हूँ और मैं चावल का उत्पादन करता हूँ चावल की पैदावार तो नहीं कह सकते हैं, है ना, धान की पैदावार होती है। चावल का मैं उत्पादन करता हूँ और मार्केट में मान लीजिए चावल बिक रहा है 25 रुपये पर केजी और अचानक से उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है, मान लीजिए 30 रुपये पर केजी हो जाता है। तो अब मैं किसान वर्ग हूँ अर्थात मैं उत्पादक वर्ग हूँ। अब मैं खुश हो जाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा चावल उत्पादन करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके, क्योंकि चावल के मूल्य में क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि चावल की कीमत में वृद्धि हो गई है, तो अर्थात
चावल की कीमत में वृद्धि हो जाने से उत्पादक वर्ग खुश हो जाता है और वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, उत्पादन करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति होती है, अर्थात पूर्ति में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब कीमत बढ़ती है तो उत्पादक वर्ग खुश होता है, उत्पादक वर्ग जब खुश होता है तो वह उत्पादन करता है और उसके उत्पादन से पूर्ति में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और जैसे ही वस्तु का मूल्य गिरने लगता है, अब किसान जैसे मान लीजिए 25 रुपये पर केजी चावल बिक रहा था, है ना, बढ़ के 30 रुपये पर केजी हो गया था, लेकिन उसका मूल्य गिर जाता है, 20 रुपये पर केजी हो जाता है, तो किसान क्या करेगा, उससे हतोत्साहित हो जाएगा, वह ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन नहीं करेगा। जब वह ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन नहीं करेगा तो पूर्ति भी कम से कम होगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब वस्तु तथा सेवा का मूल्य गिरने लगता है तो पूर्ति भी कम होने लगती है। अर्थात अब पूरी तरीके से समेट के कहा जाए तो जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति बढ़ती है और जब वस्तुओं का मूल्य घटता है तो पूर्ति घटती है। तो ठीक इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, लिखा गया, यदि किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत में वृद्धि होती है, यदि किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु तथा सेवा की पूर्ति में भी वृद्धि होगी। पूर्ति में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अब किस तरीके से वृद्धि होगी, मैंने आपको समझाया कि किसान 25 रुपये पर केजी उसका चावल बिक रहा था, अचानक से चावल के मूल्य में वृद्धि हो गई, 30 रुपये पर केजी हो गया, तो किसान वर्ग जो है वो खुश हो गया। खुश होकर के उसने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाए, और वह ज़्यादा से ज़्यादा चावल का उत्पादन करेगा तो पूर्ति भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अब पूर्ति कैसे, जब चावल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में चावल जाएगा, मार्केट में जाएगा तो सभी लोग चावल को खरीद पाएंगे, अर्थात सभी के पास चावल पहुँचेगा, अर्थात पूर्ति होगी। तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि यदि किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु तथा सेवा की पूर्ति में भी वृद्धि होगी, या वस्तु तथा सेवा की कीमत में कमी होती है, वस्तु तथा सेवा की कीमत में कमी होती है तो वस्तु तथा सेवा की पूर्ति में भी कमी होगी, पूर्ति में भी कमी होगी, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूर्ति का नियम समझ में आया होगा, थियरी ऑफ सप्लाई समझ में आया होगा कि थियरी ऑफ सप्लाई अर्थात पूर्ति का सिद्धांत क्या है या पूर्ति का नियम क्या है, ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिख के रखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखिए, लिखा है पूर्ति का संबंध हमेशा उत्पादक से होता है। पूर्ति का संबंध हमेशा उत्पादक से होता है। जो उत्पादक वर्ग होता है वही क्या करता है, वस्तु तथा सेवा का उत्पादन करता है, और वह वस्तु तथा सेवा मार्केट में जाती है ना, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो ठीक उसी तरीके से बताया गया है कि पूर्ति का संबंध क्या होता है, किससे होता है, उत्पादक से होता है। जब उत्पादक वर्ग ही नहीं रहेगा तो पूर्ति होगी ही नहीं। आप सोचिए, जब किसान ही नहीं रहेगा तो चावल कहाँ से, चावल का उत्पादन ही नहीं होगा और पूर्ति ही नहीं होगी। अर्थात जो पूर्ति होता है उसका सीधा संबंध होता है किससे होता है, उत्पादक वर्ग से होता है। ठीक है, अर्थात उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर से होता है। ठीक, तो उसी चीज़ को बताया गया, पूर्ति का संबंध हमेशा उत्पादक से होता है। अब देखिए, इतने शब्दों में जो यहाँ पर लिख करके बताया गया है, इतने शब्दों में जो यहाँ पर लिख करके बताया गया है उसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से संक्षिप्त रूप में, छोटे से छोटे रूप में यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए यहाँ पर, अब ये क्या बताता है, एक्स क्या है, एक्स कोई वस्तु है, एक्स कोई वस्तु है, और पी का मतलब क्या है, प्राइस, प्राइस का मतलब क्या है, कीमत है, और यहाँ पर भी एक्स कोई वस्तु है और इसका मतलब क्या है, सप्लाई, सप्लाई का मतलब पूर्ति है। अर्थात ये तीर ऊपर की तरफ है तो बताया जा रहा है कि वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर तीर नीचे की तरफ है तो बताया जा रहा है कि कमी हो रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे जैसे एक्स वस्तु की प्राइस यानी कीमत, यानी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी सप्लाई बढ़ती है, और मान लीजिए एक्स कोई वस्तु है उसकी कीमत घटती है तो सप्लाई भी घटती है। मैंने अभी आपको समझाया कि किस तरीके से सप्लाई बढ़ती है कीमत बढ़ने से। ठीक है, तो किसी वस्तु का अगर कीमत बढ़ता है तो उसकी सप्लाई यानी पूर्ति बढ़ती है, किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी पूर्ति भी घटती है। और जो हमने यहाँ पर बताया कि पूर्ति का संबंध हमेशा उत्पादक से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सप्लाई जो होता है उसका सीधा संबंध किससे होता है, कीमत से होता है, यानी प्राइस से होता है। अर्थात प्राइस बढ़ेगा, सीधा संबंध है, ये विपरीत संबंध नहीं है। हम लोग मांग में देखे थे कि ऋणात्मक संबंध होता है, विपरीत होता है ना, लेकिन यहाँ पर सीधा संबंध है। अर्थात सीधा संबंध होने का मतलब क्या, कि अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, और कीमत अगर घटेगी तो पूर्ति भी क्या होगी, घटेगी। कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगा, कीमत घटेगा तो पूर्ति घटेगा। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों मैंने जो यहाँ पर लिखा है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत
तथा उस वस्तु तथा सेवा की पूर्ति के बीच सीधा या धनात्मक संबंध होता है, अर्थात पॉजिटिव संबंध होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पॉजिटिव संबंध होता है। जो यहाँ पर लिखा है कि किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत तथा उस वस्तु तथा सेवा की पूर्ति के बीच सीधा धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि कीमत के बीच और पूर्ति के बीच, यहाँ पर लिखा है पूर्ति, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कीमत, यानी कीमत के बीच और पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। मतलब कीमत अगर बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगी और कीमत अगर घटेगा तो पूर्ति भी घटेगी। ठीक है, तो अब आइए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से एनालिसिस कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग पूर्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, मांग वाले वीडियो में भी मैंने फिगर के माध्यम से आपको समझाया था, तो फिगर के माध्यम से आइए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ये किसी वस्तु की प्राइस है P1, किसी वस्तु की प्राइस क्या है P1, तो उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा क्या है Q1, उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा क्या है Q1, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ती है और आप जानते हैं कि प्राइस जब बढ़ती है तो पूर्ति में क्या होता है, वृद्धि होता है। अभी हमने आपको समझाया है। अब यहाँ पर वस्तु की प्राइस बढ़ के मान लीजिए P1 से P3 हो गई, P1 से क्या हो गई, P3 हो गई। अब ये P3 वाला ग्राफ देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो सप्लाई की मात्रा में वृद्धि हो गई। देखिए अब यहाँ पर सप्लाई क्या हो रहा है, Q3 हो गया और सप्लाई की मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगर इसको देखा जाए तो Q1 सिर्फ यहाँ तक का लग रहा था, लेकिन Q3 को देखा जाए तो ये बहुत दूर तक का ये जा रहा है, बहुत दूर तक का जा रहा है, यानी वृद्धि हो गई है। अर्थात जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ता है ठीक उसी तरीके से उसी क्रम में वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग दर्शाए हैं इस ग्राफ में। और यहाँ पर मान लीजिए कि ये बिंदु E1 है, ये E2 है और ये E3। तो ये क्या है, ये हमारा है पूर्ति वक्र अर्थात सप्लाई कर्व। ये हमारा क्या है, पूर्ति वक्र अर्थात सप्लाई कर्व। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए अब हम समझेंगे कि कीमत का निर्धारण कैसे होता है। किसी वस्तु का मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर है, ये मार्कर जब मार्केट में जाता है तो ये कितने रुपए का बिकेगा, है ना, कितने रुपए में इसको लोग खरीदेंगे, जो उपभोक्ता होता है वह कितने रुपए में इसको प्राप्त करेगा, या जो इसको बेचने वाला होता है, जो उत्पादक है, जो बेचने वाला है ना, तो बेचने वाला उत्पादक का ही पार्ट्स होता है, तो जो बेचने वाला है वह इसको कितने रुपए में बेचेगा। अर्थात कुल मिलाकर के ये कि इसकी कीमत का निर्धारण कैसे होगा, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है कीमत का निर्धारण प्राइस डिटर्मिनेशन अर्थात कीमत का निर्धारण। तो देखते हैं कीमत का निर्धारण कैसे होता है। यहाँ पर लिखा है कैसे, लिखा है किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियाँ मांग एवं पूर्ति के द्वारा किया जाता है। अब बाजार की दो शक्तियाँ होती हैं जिनको हम इंग्लिश में मार्केट फोर्सेस कहते हैं। बाजार की दो शक्तियाँ क्या हैं, मांग और पूर्ति, है ना। मांग और पूर्ति पे कीमत का निर्धारण होता है। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है ना, और मार्कर की मांग बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा है, बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जो उत्पादक वर्ग है वह मार्कर को कम बनाया है। तो ऐसे में क्या होगा, इस मार्कर की कीमत बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी मांग बहुत ही ज़्यादा है और मार्कर जो है लिमिट है, सीमित है ना, सीमित है, यानी मार्कर जो उत्पादक वर्ग है, जो जिसने इसका उत्पादन किया है वह बहुत ही कम उत्पादन किया है, लेकिन इसकी मांग बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, अब जितने लोगों के पास पैसा होगा वो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देकर के प्रत्येक व्यक्ति इसको हासिल करना चाहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, इसका कीमत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को अब देखिए यहाँ पर कीमत बढ़ जाएगा, यानी कीमत यहाँ पर बढ़ रहा है, ऐसे कीमत घटता भी है। तो जो मार्केट फोर्सेस होते हैं, जो बाज़ार की शक्तियाँ होती हैं, वह किसी वस्तु की कीमत क्या होगी उसको निर्धारित करती हैं, उसको तय करती हैं। तो आइए अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियाँ यानी मार्केट फोर्सेस क्या क्या होती हैं, डिमांड यानी मांग और सप्लाई अर्थात पूर्ति के द्वारा किया जाता है। अब बाजार की दो शक्तियाँ होती हैं, एक मांग होता है और एक पूर्ति होता है। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली चीज़, इतनी। अब इसको समझिए, लिखा है D बराबर यस। अगर D बराबर यस है, D का मतलब है डिमांड और यस का मतलब है सप्लाई। D का मतलब डिमांड और यस का मतलब सप्लाई। डिमांड मानी मांग और यस का अर्थ है सप्लाई, अर्थात सप्लाई माने पूर्ति। अर्थात जितनी मांग है उतनी पूर्ति हो जाए तो वह संतुलन की स्थिति है। जितनी मांग है उतनी पूर्ति हो जाए तो वह संतुलन की स्थिति है, लेकिन जितनी मांग है उतनी पूर्ति ना हो पाए, है ना, तो ये असंतुलन की स्थिति हो जाती है। तो इसको आइए समझते हैं। ऐसे में कीमत बढ़ती भी है, कीमत घटती भी है, तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है D बराबर यस है, अर्थात मांग बराबर पूर्ति हो तो स्थिति क्या है, संतुलित अवस्था में है। स्थिति किस अवस्था में है, संतुलित अवस्था में। लेकिन
डी ज़्यादा हो गया और सप्लाई क्या है, कम है, यानी डी इज़ ग्रेटर देन यस, यानी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो ऐसे में क्या होगा, पी का मतलब प्राइस, यानी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। अब समझिए कैसे बढ़ जाएगी। अभी हमने आपको समझाया था कि मांग बहुत ही ज़्यादा है, इस मार्कर की मांग बहुत ही ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। ये बनाया बहुत ही कम जा रहा है, मार्केट में इसकी संख्या कम है, लेकिन मान लीजिए मार्केट में इसकी संख्या 100 है और ख़रीदने वाले इसके 200 हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति इसको ज़्यादा से ज़्यादा दाम देकर के ख़रीदना चाहेगा, हासिल करना चाहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन जितनी मांग हो उतनी पूर्ति हो जाए तो वह संतुलित अवस्था होती है। ठीक, तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि अगर मांग ज़्यादा हो जाए सप्लाई से, यानी पूर्ति से, तो प्राइस क्या हो जाएगा, कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन सप्लाई यहाँ पर दिखाया गया कि डिमांड कम हो जाए और सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो कीमत ऐसे में क्या होगी, घटेगी। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए जैसे प्याज है, प्याज का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जैसे प्याज है और प्याज, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। प्याज का उत्पादन ज़्यादा हो गया, मान लीजिए प्याज का उत्पादन ज़्यादा हो गया, अधिशेष की स्थिति हो गई, यानी जितनी आवश्यकता थी उससे भी ज़्यादा उत्पादन हो गया। तो अब ज़्यादा उत्पादन हो गया और यहाँ पर देखा जा रहा है कि उत्पादन ज़्यादा हो गया और डिमांड क्या है, कम है, यानी मांग कम है। उसकी मांग लोग कम कर रहे हैं, यानी उसको कम खरीद रहे हैं, लेकिन उसका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, जो बेचने वाला होगा या जो उत्पादक वर्ग होगा वह उसको रख के सड़ाएगा तो है नहीं अपने घर पे, है ना। तो क्या करेगा, जितना ही पैसा मिलेगा उतने में ही बेच देगा। कोई खरीदने जाएगा तो कहेगा कितने रुपए में दे रहे हैं आप, तो कहेगा 20 रुपये में, तो कहेगा 20 रुपये में नहीं लेंगे, 15 रुपये में देंगे तो ले लेंगे। तो कहेगा चलो भाई ठीक है ले लो, क्योंकि रख के उसको सड़ाएगा तो है नहीं। अब ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्योंकि उसने उत्पादन बहुत ही ज़्यादा कर दिया है, पूर्ति बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो जब पूर्ति ज़्यादा हो जाता है तो वस्तु का मूल्य क्या होता है, गिरने लगता है। अब 20 रुपये में बिक रहा था लेकिन 15 रुपये में बेचने को मजबूर हैं, तो यहाँ पर वस्तु का मूल्य क्या हो रहा है, गिर रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, है ना, ऐसा नहीं करेंगे तो ख़राब भी हो सकता है, वो ढेर सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब डी इज़ ग्रेटर देन यस, यानी सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो मूल्य बढ़ता है, और डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो मूल्य घटता है। ठीक है, तो इस तरीके से वस्तुओं की कीमत का निर्धारण होता है। और कहाँ निर्धारण होता है, मार्केट में, यानी बाज़ार में। और कौन निर्धारित करता है, बाज़ार की दो शक्तियाँ, मांग और पूर्ति निर्धारित करती हैं, मांग और पूर्ति निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो अब आइए इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, अच्छा, एक चीज़ आपको और हम बता दें कि, चलिए यहाँ समझ लेते हैं फिर बताते हैं भी आपको। यहाँ पर देखिए, अब इस चीज़ को हम फिगर के माध्यम से एनालिसिस कर लेते हैं, जो चीज़ हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये लाइन क्या है, डिमांड कर्व यानी मांग वक्र है, और ये लाइन क्या है, सप्लाई कर्व यानी पूर्ति वक्र है। अब दोनों एक दूसरे को बीच में काट रहे हैं, यानी ये संतुलित अवस्था है। ये क्या है, संतुलित अवस्था है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, संतुलन बिंदु यानी बैलेंस पॉइंट, ये संतुलित अवस्था है। लेकिन यहीं पर अगर डी ज़्यादा हो जाए, यस कम हो जाए, या डी कम हो जाए, यस ज़्यादा हो जाए, तो ये असंतुलन की स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा, ये सारी चीज़ें देखा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं इसमें, देखिए सप्लाई डिमांड में बदल सकती है, लेकिन डिमांड सप्लाई में नहीं बदल सकता है। अब कैसे, जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए, आपने एक पैकेट बिस्किट का, है ना, एक पैकेट बिस्किट का क्या क्या डिमांड किया, मांग किया, तो जो बिस्किट देगा उसने क्या किया, सप्लाई किया। तो वो सप्लाई, उसने क्या किया, बिस्किट आपको दे दिया, आपने खरीद लिया बिस्किट, तो सप्लाई किस में बदल गया, डिमांड में बदल गया। लेकिन डिमांड सप्लाई में नहीं बदल सकता है। अब आप क्या करेंगे, बिस्किट को खा लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो सप्लाई में क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो एक चीज़ और आप सीख लीजिए कि हम क्या करते हैं, सप्लाई को डिमांड में बदल सकते हैं, लेकिन डिमांड को सप्लाई में बदल नहीं सकते। तो इस तरीके से हमने देखा आज कि पूर्ति क्या है, पूर्ति के बारे में हम लोगों ने सब कुछ देखा। और मैं आपको शुरू में पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अब अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विक्रेताधिकार बाजार यानी सेलर्स मार्केट के बारे में अध्ययन करेंगे, क्रेताधिकार बाजार बायर्स मार्केट के बारे में अध्ययन करेंगे, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और एक चीज़ और चलते चलते हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास वीडियो पहुंचाने का प्रयास करिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।